तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर ज़रूर देखा होगा जो मूवमेंट के बारे में था, और पूरा का पूरा मूवमेंट उसमें ख़त्म किया गया था। जितना मूवमेंट आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर वाइवा में पूछे जाएंगे, सब कुछ उसमें कवर किया गया था। तो आज के इस सिंगल वीडियो में, सिंगल लेक्चर में पूरा का पूरा घर्षण कवर करने वाले हैं। जितना भी टाइम लगेगा पूरा आप लोगों का आराम से इजीली ख़त्म हो जाएगा और इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। इतना देख लेते हैं आप लोगों का, तो बहुत ही बढ़िया नंबर आप लोगों के मिलेंगे। कंप्लीटली इस वीडियो में पूरा जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और फ्रैक्शन के बारे में जीरो से लेकर के हीरो 1 बाय 1 पूरा का पूरा समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो आपका घर्षण है कि देखिए घर्षण आप लोग ये केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। आप लोगों को जो पिछले केमिस्ट्री में था घर्षण वाला चैप्टर, तो सेम जितना टॉपिक घर्षण वाला चैप्टर, घर्षण आपने मतलब जो जितना टॉपिक है क्या कहते हैं केमिस्ट्री में था, उतना ही इसमें है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर उतना ही आप लोग तैयार कर लेते हैं तब भी यहाँ से आप लोगों के अच्छे मार्क्स उठने के चांसेज हैं। उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं नोट किया था, ये नोट कर ले तुरंत ही। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर तुरंत ही इसके बाद वीडियो के बाद पीडीएफ चला जाएगा। और घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आसानी से आप लोगों को नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। और घर्षण आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो फिसलने की विपरीत दिशा में लगने वाले प्रतिरोधी बल को घर्षण कहते हैं। जैसे आप कहीं पर चल रहे हैं तो रिएक्शन कुछ ना कुछ पीछे की तरफ से विरोधी बल कार्य करता है ज़रूर से ज़रूर, तो उसी को घर्षण कहते हैं। जैसे अब टायर कोई मतलब बाइक या फोर व्हीलर अगर चल रहा है रोड पर, तो रोड के बीच में और जो पहिया है उसके बीच में वो फ्रैक्शन कार्य कर रहा है, तभी वो आगे बढ़ पा रहा है। अगर फ्रैक्शन ना होता वहाँ पे तो गाड़ी का जो पहिया है वह फिसलने लगता वहीं पे। तो फ्रैक्शन उसी को कहते हैं कि जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है तो जो उसके विपरीत में एक बल कार्य करता है जो उसे फिसलने नहीं देता है, उसे ही फ्रैक्शन कहते हैं। तो यह उसकी रुचिता यानी कि रफनेस पर निर्भर करता है। अगर उसकी रफनेस ज़्यादा है, यानी कि अगर रोड यही है और इस रोड पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो वो जो गाड़ी है वह स्लो चलेगी, बहुत स्लो चलेगी। अगर मान लिया एकदम प्लेन है, उसमें कुछ है ये नहीं है, तो वह एक स्थान पर फिसलने लगेगी। और हल्का सा अगर फ्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं है, तो गाड़ी एकदम बढ़िया से मेंटेन में चलेगी और कोई भी दिक्कत गाड़ी को नहीं आएगी। तो आई होप कि आप लोग इस कहने का मतलब समझ रहे होंगे पूरा का पूरा। और घर्षण बल क्या होता है, उसी को घर्षण बल कहते हैं। जो बल कार्य करता है उसी घर्षण बल कहते हैं। देखिए क्या है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या प्रयास करता है तो दोनों के संपर्क तल पर एक स्पर्शी बल रेखा कार्य करता है जो पिंडों की सापेक्षिक गति की संभावना का विरोध करता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं या घर्षण कहते हैं। घर्षण और घर्षण बल का दोनों ही एक ही है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि एफ म्यू इंटू आर होता है, जहाँ पे म्यू घर्षण गुणांक होता है। अब चलिए समझते हैं घर्षण गुणांक क्या होता है। तो ये आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही नोट करके आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, यही आप लोगों का डिफिनेशन है। अब चलिए देखते हैं घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक आप लोग देखिएगा, सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अभी आप लोगों को बताएंगे सीमांत घर्षण क्या होता है। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। जैसे tan थीटा बराबर एफ अपान एन, म्यू एन बराबर यानी कि प्रतिक्रिया बल है, जो प्रतिक्रिया बल है वही है, यहाँ पे म्यू घर्षण गुणांक है। अब घर्षण कोण देख लेते हैं। घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण में है क्या कि घर्षण बल एफ तथा अभिलंब प्रतिक्रिया एन के परिणामी आर तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का कोण घर्षण कोण कहलाता है। इसे लैम्डा या फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसके कहने का मतलब ये है कि घर्षण बल एफ यानी कि जो घर्षण बल एफ है, ये घर्षण बल एफ और इसका जो प्रतिक्रिया है यानी कि प्रतिक्रिया जो परिणाम, इसका अभिलंब प्रतिक्रिया है यन, ये यन है, और इसका परिणामी आर, इन दोनों का परिणामी जो निकल करके आया है वो आर यहाँ पर है। इन दोनों के बीच का कोण यानी कि इसके और इसके बीच का कोण लैम्डा, यही जो लैम्डा यहाँ पर बना हुआ है, यही लैम्डा, यही घर्षण कोण कहलाता है। ठीक है, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर है, तो इन दोनों के बीच के कोण को
घर्षण कोण कहते हैं, ये बात ध्यान रखना और ये फिगर बना देना। देखिए दोस्तों, एग्जाम में कुछ भी आए, अगर उससे रिलेटेड कोई फिगर है तो फिगर आप लोग जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि जो फिगर होता है वह इंजीनियरों की भाषा होती है। शायद हमने पिछले कभी बताया होगा कि ड्राइंग ही इंजीनियर की भाषा होती है। तो अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और अगर ड्राइंग नहीं बनाते हैं तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए चित्रानुसार जो मैंने बताया सेम टू सेम वही अब यहाँ पर प्रूफ करेगा। देखिए एन एंड म्यू एन के परिणामी आर के समकोणी घटक करने पर आर कॉस लैम्डा इक्वल टू एन, आर साइन लैम्डा इक्वल टू म्यू इंटू एन। यहाँ पे साइन कॉस कैसे आया है, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मूवमेंट में हमने इसके बारे में बताया था कि दो मूवमेंट ने उसके पिछले वाले वीडियो में कि अगर कोई भी बल इस तरीके से है तो इसको 90 एंगल पे किस तरीके से तोड़ा जाता है। अगर यहाँ पर मान लिया 10 न्यूटन का है, इससे 30 अंश का कोण बना हुआ है, तो इसको 90 एंगल पे दो दिशाओं में बल को कैसे तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 कॉस 30 अंश और यहाँ पर हो जाएगा 10 साइन 30 अंश। ये मैंने बताया था कि जिस जगह पर एंगल लगा होता है वहाँ पर कॉस लिया जाता है और ऊपर साइन लिया जाता है। तो सेम इसी तरीके से है और इसको दो भागों में तोड़ दिया गया है और उसके बाद परिणामी आर के समकोणी घटक एन म्यू इस तरीके से जो भी है। अब चलिए देखते हैं विश्राम कोण यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण भी इम्पॉर्टेंट है, आप अगर मतलब याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा आप लोगों के कुछ बाहर जाने वाला नहीं है। किसी नत समतल द्वारा क्षैतिज में बनाया गया वह अधिकतम कोण जिस पर रखा हुआ कोई पिंड केवल घर्षण के प्रभाव से ही संतुलन में रहे एंगल ऑफ रिपो यानी कि विश्राम कोण कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। अगर कोई भी वस्तु, एक टेबल है मान लीजिए, और इस पर कोई भी वस्तु एक रखी हुई है और इस टेबल को हम अगर ऊपर की दिशा में इस तरीके से उठाते हैं, इसको यहीं पर स्थिर रख देते हैं, इसको अगर ऊपर उठाते हैं तो जितना ऊपर उठ जाता है बिना या पीछे जाए, अगर इसको उठाएंगे तो ये पीछे, जाहिर सी बात है ये जो वस्तु है ये पीछे जाएगा, और इसको हम उतना ही ऊपर उठाएं जब तक यह वस्तु उस पर टिका रहे, जो ये वस्तु है उसी पर, इस टेबल पर टिका रहे। तो वहाँ तक मतलब उस कोण को जितना एंगल यह उठ जाता है बिना या पीछे गिरे हुए, उस एंगल को क्रांतिक कोण यानी कि विश्राम कोण कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? देखिए अगर कोई टेबल है इस तरीके से और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस टेबल को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं और यहाँ पर ये फिक्स है, यानी कि फिक्स नहीं, हिंज है कह लीजिए, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो अगर इसको ऊपर उठाएंगे तो यह जाहिर सी बात है कि ये जो वस्तु है यह नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन तुरंत ही नीचे नहीं जाएगा। कुछ दूरी ऊपर उठने के बाद तब यह नीचे की तरफ डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह इसको जितना ऊपर उठाते हैं, मान लिया कि सपोज दैट इतना हमने उठा दिया और वस्तु यहाँ पर है, अब यह धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना चालू कर दिया, तो ये इसके बीच के जो एंगल होगा यही एंगल है, यही क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण यानी कि विश्राम कोण, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको अपने हिसाब से आप फिगर भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्शन इन इंजीनियरिंग, तो ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी आता है तो इतना ये सब लिखेंगे तो ये सब फालतू नहीं माना जाएगा और ऊपर से आप लोगों को इसके नंबर भी मिलेंगे। फ्रैक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्शन इन इंजीनियरिंग। घर्षण का इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेष महत्व है। जैसे पुली एवं पट्टा के बीच घर्षण के कारण ही पाषण संभव है तथा इसके अलावा अन्य मशीनों में घर्षण के कारण ही चल भागों की क्रियाएं करते हैं, जैसे ब्रेक, घर्षण, क्लच आदि का कार्य करना, मोटर, कार, रेल आदि का चलना संभव होता है। जैसा कि मैंने बताया कि चाहे 4 व्हीलर हो या फिर 2 पहिया वाहन हो, सभी के चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। और जो ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने में भी उससे घर्षण की आवश्यकता होती है। अगर आपका पहिया रुक गया लेकिन जो वहाँ की नीचे मतलब जो क्षेत्र है, रोड वगैरह, अगर उसमें घर्षण नहीं है तो तभी मतलब गाड़ी रुकेगी नहीं, फिसलती चली जाएगी। तो इससे घर्षण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और जैसे अगर कई गियर हैं तो गियरों के बीच भी घर्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हालांकि जो पट्टा कुछ पुलिया टाइप के होते हैं, यहाँ से जो पुलिया होते हैं इसके ऊपर जो पट्टे लगे होते हैं उसमें भी घर्षण का योगदान होता है। और इसमें
जो गियर वगैरह होते हैं, जो भी गियर मैंने बताया है, इस गियर में अगर ज़्यादा घर्षण होता है तो या कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसका भी सुझाव होता है, अगर आगे बताएंगे वो भी सुझाव वगैरह। इसमें आप लोग ग्रीस लगा सकते हैं, तेल वगैरह डाल सकते हैं, उसमें सब रहते हैं। अब चलिए देखते हैं फ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में मतलब फ्रैक्शन का किस प्रकार से योगदान है, किस प्रकार से एडवांटेज है। घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि घर्षण के कारण हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। अगर घर्षण ना होता तो हम लोग चल नहीं सकते। अगर देख लीजिए बारिश के मौसम में कहीं पर अगर काई जमा हुआ है तो उस पर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे घर्षण कुछ होता नहीं है, खुरदुरापन कुछ होता नहीं है, रफनेस। तो इस वजह से वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है, जिससे हम फिसल सकते हैं वहाँ पे। तो वो घर्षण के कारण हम चल सकते हैं। और दूसरा, वाहनों के द्वारा हम एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुँच पाते हैं। जैसा कि बताया कि पहियों के और रोड के बीच में फ्रैक्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिससे वाहन चल पाते हैं। तो इसमें भी घर्षण का योगदान है। और घर्षण के कारण हम किसी ऊंचाई पर चढ़ने में समर्थ होते हैं। यानी कि अगर कहीं पर पहाड़ वगैरह इस तरीके से इस पर चढ़ेंगे तो घर्षण जितना अच्छा रहेगा, जितना आप लोग सीढ़ी टाइप का कुछ बना रहेगा घर्षण वगैरह जहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, तो उससे चढ़ने में हम लोगों को आसानी होगी। और अगर मान लिया घर्षण नहीं है तो कुछ दूरी चढ़ेंगे, फिर उसके बाद नीचे चले आएंगे, तो बात वही पड़ा। उसमें भी घर्षण का योगदान रहता है। अब चौथा है, कॉपी लिखने में घर्षण की आवश्यकता होती है। जितने भी आप लोग लिख करके देखे होंगे, जो A4 साइज़ की फ़ोटो कॉपी वाली कॉपी आती है, अगर उस पर लिखेंगे तो आप लोग उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। और जितना रफ पर लिखेंगे, रफनेस वाले कॉपी पर, उस पर बहुत अच्छा लिखा जाता है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉपी वगैरह लिखने में भी घर्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर एकदम आपकी कॉपी प्लेन है, चिकना है, तो उस पर बहुत अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा सा रफनेस ज़रूर चाहिए। ऐसा है कि रफनेस चाहिए उसमें। और ज़्यादा जो रफ़ वाली कॉपी आती है, जो रफ़ वाली, उसमें ज़्यादा रफनेस रहता है, तो उसमें भी अच्छी खासी चलती है। तो ये है कि कॉपी लिखने में भी घर्षण की आवश्यकता होती है। अब डिसएडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के डिसएडवांटेज क्या हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जितने भी बने हैं, सभी के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके केवल फ़ायदे होते हैं। तो जिसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी रहेंगे उसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज, यानी कि नुकसान क्या है। मशीनों के चल भागों में घर्षण कम करने के लिए स्नेहकों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वे बढ़ जाता है। जैसे अभी जस्ट इसके पिछले मैंने बताया कि अगर कोई भी मतलब मशीन है जिसमें ये गियर वगैरह लगे होते हैं, गियर यानी कि देखिए यही है, और इसमें इस तरीके से रहता है। मान लिया सपोज दैट यही गियर है, और इसको दोनों तरफ से ये एक तरफ से चलेगा नहीं, दोनों तरफ से इसको जुड़े होते हैं, तो उसके बाद ही चलता है ये। तो इस तरीके से मान लिया इसमें भी गियर लगे हुए हैं, और यह इस तरफ से घूमेगा तो इसको इस तरफ से घुमाएगा, है ना। तो इसके बीच में जब ज़्यादा घर्षण लग जाता है तो इसकी जो घिरनियाँ होती हैं या कटने के चांसेस, गियर वगैरह कट जाते हैं धीरे धीरे करके। तो उसमें स्नेहक यानी कि ग्रीस वगैरह स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसका व्यय बढ़ जाता है। तो यह एक डिसएडवांटेज हो गया, यानी कि यह एक नुकसान हो गया फ्रैक्शन का। और दूसरा, मशीन की दक्षता कम हो जाती है, यानी कि उसका एफिशिएंसी जो होता है कि मतलब जितना चलना चाहिए उतना नहीं चलेगा, उसका कम हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। घर्षण रहेगा तो घर्षण भी जैसा बताया है। अब तीसरा है कि किसी भारी वस्तु को खींचने में घर्षण के कारण अधिक बल की आवश्यकता होती है। जैसे अगर कोई घर्षण, हाँ, अगर कहीं पर खींचते हैं किसी चीज़ को और घर्षण अगर ज़्यादा है उसमें तो ज़्यादा बल लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर ज़्यादा रिएक्शन फोर्स मिलेगा, मतलब खींचने में ज़्यादा बल लगेगा अगर घर्षण ज़्यादा है, तो यह भी डिसएडवांटेज है। और चौथा है, घर्षण के कारण कुछ मशीनों के अंग घिस जाने के कारण ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत सी मशीनें ऐसी होती हैं जिससे घिस जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। पाँचवा है, मशीनों में घर्षण होने पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, जिससे मशीनें खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। घर्षण होगा और उसमें बार बार घर्षण होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगा, यानी कि गर्माहट उत्पन्न होगी, जिससे उसमें खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब चलिए देखते हैं कोन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि घर्षण शंकु क्या है। अब घर्षण शंकु होता क्या है, देखिए
आप लोग सबसे पहले ये फिगर देख लीजिए यहाँ पर इसमें क्या है, और उसके बाद अभी बाद में हम आप लोगों को समझाने के बाद फिर वहाँ पर वापस से ले चलते हैं। यदि परिणामी आर को अविलंब प्रतिक्रिया यन के परितः चारों तरफ घुमाया जाता है तो एक शंकु का निर्माण होता है, जिसे घर्षण शंकु कहते हैं। इसका शीर्ष कोण 2 अल्फा या 2 फाई होता है, वो 2 गामा या 2 फाई होता है। अब देखिए आर पर इसके परिणामी आर के अविलंब प्रतिक्रिया यन को, जो आर है इस मतलब यन को इस आर, जो आर परिणामी आर है यन के परितः, जो अभी परिणामी आर मैंने जस्ट इसके पीछे क्या करें घर्षण कोण में जब था तो बताए थे, ये जो घर्षण कोण है ये, तो इसको जो परिणामी है इसको अगर इसके परितः घुमाया जाता है तो जो शंकु बनता है उसी को घर्षण शंकु कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो शंकु बना उसी को घर्षण शंकु कहेंगे। और यहाँ पे क्या रहता है कि जो यहाँ पे अगर मान लिया फाई माने हुए हैं तो फाई, एक फाई इधर 2 फाई हो जाता है। अगर यहाँ पे लैम्डा माने हुए हैं तो एक लैम्डा इधर, एक लैम्डा इधर 2 लैम्डा हो जाता है। ये जो फिगर है एक बार और दिखाता हूँ, ये जो फिगर है जस्ट इसको शंकु से रिलेट मत कीजिए। अगर शंकु से रिलेट नहीं करेंगे तो यह किस तरीके से बनेगा, एक बार मैं इसका मतलब फिगर बना करके दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से ये बनेगा। अगर पूरा शंकु से मत रिलेट कीजिए तो यहाँ पे इसको यफ मान लेते हैं, इस इधर आपको इधर डब्लू हो जाएगा और इधर यन हो जाएगा। सेम अगर यही फिगर आप लोग इसको गामा लैम्डा, अब ये हो गया ठीक, इतना हो गया। अब सेम यही फिगर तो था ऊपर जब घर्षण शंकु के बारे में हमने बात किया था, ऊपर घर्षण शंकु बता रहा हूँ, एक मिनट, ओ सॉरी घर्षण शंकु नहीं, घर्षण कोण। अब देखिए घर्षण कोण में सेम टू सेम यही पूरा वही फिगर है, बस ये जो आर है इधर, इसी आर को इसके परितः इस तरीके से घुमा दिया गया है, तो घुमाने के बाद यही बन गया है इस तरीके से, और इसमें कुछ है नहीं, बस यही घर्षण शंकु है। समझ गए हैं, बस यही घर्षण शंकु है और कुछ है नहीं। उसी आर को उसके यन के परितः चारों तरफ घुमा दिया गया है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अब फ्रैक्शन इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक ऑफ नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस, एक है कंडीशन ऑफ बॉडी, यानी कि एक होता है कि आप किससे उसका जो सरफेस है वह कैसा है, एक होता है कि उसकी बॉडी ही कैसी है, उसकी बनावट ही कैसी है। एक होता है ड्राई फ्रैक्शन, एक फ्लूइड फ्रैक्शन। ठीक, अभी आएंगे इसको ड्राई फ्लूइड के ऊपर। और इसमें जो दूसरे वाले में था बॉडी के कंडीशन के, इसको स्टैटिक डायनेमिक होता है। फिर डायनेमिक में एक स्लाइडिंग फ्रैक्शन, एक रोलिंग फ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले ड्राई और फ्लूइड वाले को देखते हैं। सबसे पहला हो गया नेचर कांटेक्ट सरफेस। ठीक, इसमें ड्राई फ्रैक्शन, जब एक शंकु सतह के किसी शुष्क क्षेत्र पर फिसलती है तो इसे शुष्क शंकु कहते हैं। यानी कि जो कोई भी वस्तु है वह जब एक शुष्क सतह यानी कि ड्राई सरफेस पर फिसलती है तो उसे ड्राई फ्रैक्शन कहते हैं। फ्लूइड फ्रैक्शन क्या होता है, वह घर्षण जो तरलों के परतों के मध्य उत्पन्न होता है फ्लूइड फ्रैक्शन कहलाता है। अब दूसरा वाला क्या आ गया, कंडीशन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के कंडीशन के आधार पर। इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक 2 प्रकार के थे और डायनेमिक भी 2 प्रकार का था, एक स्लाइडिंग रोलिंग। तो स्टैटिक जो दूसरा वाला था कंडीशन ऑफ बॉडी, इसमें स्टैटिक फ्रैक्शन जो है इसको देखते हैं। जब पिंड स्थिर अवस्था में होता है तो उस समय लगने वाले फ्रैक्शन को स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि जब भी पिंड स्टैटिक अवस्था में यानी कि स्थिति वह शांत है यानी कि एक स्थान पर रुका हुआ है तो उस स्थिति में लगने वाले फ्रैक्शन को स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। और डायनेमिक फ्रैक्शन क्या होता है, जब पिंड गति की अवस्था में होती है तो उस समय लगने वाले घर्षण को डायनेमिक घर्षण कहते हैं। और डायनेमिक फ्रैक्शन आर 2 टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जब एक पिंड किसी अन्य पिंड पर फिसलता है तो संबंधित घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। यानी कि एक पिंड रहेगा इस तरीके से और उसके ऊपर से वो फिसलेगा तो उसको स्लाइडिंग कहेंगे। रोलिंग क्या होता है, जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड पर लुढ़कता है तो संबंधित घर्षण को रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि एक पिंड मान लिया ये और एक इस पर लुढ़क रहा है इस तरीके से तो उसे रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब लॉ ऑफ फ्रैक्शन जो यहाँ का इम्पॉर्टेंट है कि घर्षण के नियम क्या क्या होते हैं। तो चलिए घर्षण के नियम 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा समझते हैं। घर्षण के नियम होते क्या हैं। घर्षण के नियम प्रायोगिक परिमाण के आधार पर निम्नलिखित हैं।
घर्षण बल संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। F समानुपाती n, m इन म्यू इंटू एन, F इक्वल टू म्यू इंटू एन। और दूसरा है घर्षण बल गति का विरोध करता है तथा पिंड के गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल संपर्क सतहों के मध्य रुचिता पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यानी कि गतिक घर्षण, देखिए गतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। कैसे होता है? गतिक घर्षण यानी कि गति की अवस्था में लगने वाले बल को, घर्षण को। यही मान लिया रोड आपका है, तो इस पर जितने तेजी से कोई वाहन गति करेगा उतना ही इसका फ्रैक्शन यानी कि घर्षण कम लगेगा, और जितना धीरे धीरे कोई चलेगा उसमें उतना ही ज़्यादा फ्रैक्शन लगेगा। तो उसी से स्थैतिक घर्षण का मान ज़्यादा होता है गतिक घर्षण से। गति बढ़ाने पर घर्षण का मान घटता है और कम करने पर बढ़ता है। जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे चलोगे तो फ्रैक्शन का मान ज़्यादा होगा, और गति में चलोगे तो फ्रैक्शन का मान कम होगा। देखिए, फिसलने पर घर्षण बल का मान कम होता है, अगर फिसलेंगे तो घर्षण बल का मान कम होगा। अब रोज क्षैतिज पिंडों पर का संतुलन, जब ब्लॉक, इसके 3-4 कंडीशन हो सकते हैं। जब ब्लॉक विरामावस्था में हो तो इस तरीके से रहेगा, विरामावस्था का कंडीशन है। और दूसरा, जब एक तल क्षैतिज तल के समांतर लग रहा हो, जब इस तरीके से बल इसके लग रहा है तो इस तरीके से पूरा होगा। तीसरा है जब बल तनाव क्षैतिज कोण पर अल्फा पर लगा होता है। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा जितने भी हैं। चौथा, संपीड़न बल P क्षैतिज तल के किसी कोण अल्फा पर लग रहा है। हो गया। अब पूरा इसको नोट कर लीजिएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पे आप लोगों का होता है क्या, ख़त्म। वीडियो लंबा हो चुका है, 22 मिनट 21 मिनट के आसपास का हो चुका है। तो आप लोग यहाँ तक अगर बने हुए हैं तो दिल से धन्यवाद, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक पॉजिटिव कमेंट करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला पाता हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।